हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फोर्ब्स एकेडमिक एंड अगेन आई एम योर मैथ्स टीचर जतिन सर। आज हम सेट की क्लास सेकंड लेकर के आए। ठीक है, आज हम सेट की क्लास सेकंड पढ़ेंगे। हमने इससे पहले एक वीडियो अपलोड करी थी जिसमें हमने क्या पढ़ा था। इसमें हमने पढ़ा था कि सेट क्या होता है, सेट की डेफिनेशन क्या होती है, सेट के एग्जाम्पल्स हमने सब पढ़े थे। ठीक है, और कौन कौन से सेट पॉसिबल हैं, कौन कौन से सेट पॉसिबल नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने रिप्रेजेंटेटिव पढ़ा था कि रिप्रेजेंट हम सेट को रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं। तो हमने उसमें टू टाइप्स देखे थे, एक सेट बिल्डर फॉर्म देखा था, एक रोस्टर फॉर्म देखा था। है ना, सेट बिल्डर फॉर्म में हम किसी भी सेट को एज अ लैंग्वेज में लिखते हैं, उसके डिस्क्रिप्शन को लिखते हैं। ठीक है, और रोस्टर फॉर्म में हम हर एक एलिमेंट को कॉमा से सेपरेट करते हुए उसमें मेंशन करते हैं। फिर थर्ड हमने टाइप्स ऑफ सेट पढ़े थे। ठीक है, टाइप्स ऑफ सेट पे हमने अभी केवल दो टाइप पढ़ा था, एक पढ़ा था फाइनाइट सेट और एक पढ़ा था इनफाइनाइट सेट, इफ यू रिमेम्बर। ठीक है, हमने ये दो पढ़े थे। फिर उसके बाद हमने जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़े थे उससे रिलेटेड हमने कुछ एग्जांपल्स और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस किए। ठीक है, आज की ये वीडियो उसी के आगे है। ठीक है, आज भी हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट को उसी समय खत्म कर दिए थे। आज हम टाइप्स ऑफ सेट को और आगे पढ़ेंगे। अभी हमने फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट पढ़ा था। ठीक है, अब हम और आगे इसको पढ़ेंगे। फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट तो आपको पता ही है क्या होते हैं। ठीक है, फाइनाइट सेट जिसके ऐसे सेट जिनके हम एलिमेंट्स को काउंट कर सकते हो, यानी जिनका हमें फर्स्ट मेंबर और लास्ट मेंबर पता हो, उसे हम क्या बोलते हैं, फाइनाइट सेट बोलते हैं। और इनफाइनाइट सेट हम किसे कहते हैं, इनफाइनाइट सेट तो आप कहोगे सर इनफाइनाइट सेट उसे कहते हैं जिनके सेट के एलिमेंट्स या मेंबर्स को हम काउंट नहीं कर सकते। बेसिकली उसके फर्स्ट मेंबर का तो पता होगा मगर उसके लास्ट मेंबर या एलिमेंट का पता नहीं लगा पाएंगे हम, तो ऐसे सेट्स को हम इनफाइनाइट सेट कहते हैं। जैसे मैंने बोल दिया सेट ऑफ अ नेचुरल नंबर, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर के आपको पहले एलिमेंट का पता होगा कि हाँ पहला एलिमेंट 1 है, लेकिन लास्ट एलिमेंट हम पता कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। तो ऐसे सेट्स को हम इनफाइनाइट सेट कहते हैं। तो ये हमने पिछले वीडियो में देखा था। अगर आपको पिछली वीडियो नहीं मिली, आपको डायरेक्ट यही वीडियो मिली है, तो एक प्लेलिस्ट है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। अदरवाइज मैं पहले वीडियो की लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मैं दे दूंगा, आप वहां से भी देख सकते हो। ठीक है, चलो आज हम क्या पढ़ना है तो देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कमेंट कमेंट सेक्शन में किसी ने पूछा तो नहीं, लेकिन जरूरी है जानना। क्या है, इज द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन कह रहा है कि क्या सेट में जो एलिमेंट्स होते हैं उनका ऑर्डर होना इंपॉर्टेंट है या नहीं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि मैंने एक सेट लिखा 1 2 3 4 5। ठीक है, आपने कहा कि सर मैं इसी सेट को ऐसे लिखना चाहता हूँ या चाहती हूँ, 2 4 1 3 5। ठीक है, तो क्या इनके ऑर्डर चेंज होने की वजह से क्या ये दोनों सेट भी चेंज हो गए। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो मैं आपको एक बात बता दूं, सेट को अलग करने वाला, एक सेट को दूसरे सेट से अलग करने वाली चीज होती है उसका एलिमेंट। ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ सेट्स, है ना, एलिमेंट्स ऑफ सेट्स मेक्स श्योर दैट टू सेट्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। आगे बात समझ में आ रही है बात। सेट के अंदर जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं वो ये डिसाइड करेंगे कि ये सेट दूसरे सेट से अलग है या नहीं। अगर मैं आपसे बोलूं कि एक सेट है, एक सेट ए है, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई कॉमा एफ। ठीक है, एंड दूसरा सेट है जी कॉमा एच कॉमा आई कॉमा जे कॉमा के। ठीक है, तो क्या अब आप मुझे बता सकते हो क्या सेट ए और सेट बी अलग है। आप कहोगे यस सर, सेट ए जो है इज फार डिफरेंट फ्रॉम सेट बी। सेट ए का एक भी एलिमेंट सेट बी से मैच नहीं करता है। तो इस केस में सेट ए जो है वो सेट बी के इक्वल भी नहीं है, और क्या है, बराबर नहीं है, बिल्कुल डिफरेंट है ये। तो यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, और यही जो मैं अभी ऊपर सेट लिखा था, इसको सेट एक्स मान लेते हैं और इसको सेट वाई मान लेते हैं। तो इसमें भले ऑर्डर चेंज है ना, इसमें एलिमेंट्स के ऑर्डर चेंज है, लेकिन ये दोनों सेट इक्वल है।
x इज इक्वल टू वाई, ये दोनों सेट क्या है आपस में इक्वल है, ठीक है। तो एट द अदर हैंड हम क्या बोलेंगे कि सेट को अलग करने वाला उसका एलिमेंट होता है, ना कि उनका ऑर्डर। आप ऑर्डर चाहे जैसे भी लिख लो, सेट इक्वल माना जाएगा। बात समझ में आ गई? तो एलिमेंट के ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं सेट में, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर आप ऑर्डर में लिखोगे तो सेट अच्छा दिखता है और मतलब अच्छे से हम रीड कर सकते हैं उसको, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कैन अ सेट हैव रिपीटेड एलिमेंट, क्या सेट में रिपीटेड एलिमेंट होते हैं, ठीक है। अब मैं आपसे बोलता हूं अ सेट containing a set containing a letter in the word बनाना, ठीक है। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ एक सेट बनाओ, जो बनाना के वर्ड में जो लेटर यूज हो रहे हैं उनका सेट बनाना है। तो आप कहोगे सर कैपिटल ए इज इक्वल टू बी कॉमा ए कॉमा एन कॉमा ए कॉमा एन कॉमा ए, ये है बनाना, ठीक है। लेकिन मैं कहूंगा बेटा अगर मैं लिखूंगा तो मैं लिखूंगा इसमें जो एलिमेंट यूज हो रहे हैं, कौन सा एलिमेंट यूज हो रहा है, ए एलिमेंट यूज हो रहा है, बी एलिमेंट यूज हो रहा है और एन एलिमेंट यूज हो रहा है, इसके अलावा कोई और लेटर यूज हो रहे हैं, ठीक है। हाँ, नहीं हो रहे, तो ये दोनों सेट आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। वैसे सेट में रिपीटेशन, एलिमेंट के रिपीटेशन अलाउ नहीं होते, ठीक है। सेट में एलिमेंट का रिपीटेशन अलाउ नहीं होता है। बात समझ आ गई? तो अगर मैं आप इस क्वेश्चन का आंसर होगा तो ये होगा, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ये होगा, ये नहीं होगा। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन का मतलब समझ में आता। पहला, सेट में ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता है एलिमेंट्स के, एलिमेंट इंपॉर्टेंट होते हैं और एलिमेंट ही बताते हैं कि वो एलिमेंट इस सेट का है या नहीं है, ठीक है। और एलिमेंट ही है जो डिसाइड करते हैं कि एक सेट दूसरे सेट से अलग हो या इक्वल हो। बात समझ आ गई? क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी एलिमेंट्स सेट के रिपीटेशन नहीं होता है, सेट के एलिमेंट्स का रिपीटेशन नहीं होता है, अलाउ नहीं है, ठीक है। तो अगर बनाना का हमें सेट बनाना हो इसके लेटर का तो ये होगा ए बी एन। बात समझ में आ गई? चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके, टाइप्स ऑफ सेट में हमने फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे एम्प्टी सेट और नल सेट। क्या पढ़ेंगे? एम्प्टी सेट और नल सेट पढ़ेंगे। बात समझ आ गई? चलो, तो एम्प्टी सेट और नल सेट क्या होता है? क्या लिखा हुआ है? वी से अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड एन एम्प्टी, नल और वॉइड सेट, ठीक है। मतलब किसी भी सेट में कोई एलिमेंट ना पाया जाए तो ऐसे सेट को हम क्या बोलते हैं? एम्प्टी सेट भी बोलते हैं, नल सेट भी बोलते हैं और वॉइड सेट भी बोलते हैं। इन तीनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है। एन एम्प्टी सेट इज डिनोटेड बाय द सिंबल फाई, और ये ब्लैंक ऐसे बना के छोड़ देंगे। अगर मैं आपसे बोलूं, ठीक है, इधर मैं आपसे बोलता हूं अगर एक सेट है, मैं आपसे बोलता हूं ए एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, एक्स इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। एक्स जो है एक नेचुरल नंबर है, सो दैट, तो जो एक्स होगा वो 0 से बड़ा हो और 1 से छोटा हो, ठीक है। मैं आपसे क्या बोला कि x एक एलिमेंट है जिसमें x एक नेचुरल नंबर है और कंडीशन क्या दे रखी है कि वो x नेचुरल नंबर 0 से बड़ा और 1 से छोटा होना चाहिए। तो क्या आप मुझे बता सकते हो इसका कोई सेट बनेगा? नेचुरल नंबर है, मैंने अगर रियल नंबर बोला होता तो इनफाइनाइट सेट बन जाता ये, ठीक है। लेकिन अभी मैंने बोला है x एक नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है तो 0 और 1 के बीच में तो कोई नेचुरल नंबर आता ही नहीं है, ठीक है। तो इसका क्या बनेगा? सेट ए जो है वो हम ऐसे ब्रैकेट लगा के छोड़ देंगे, ये एम्प्टी सेट हो जाएगा। या इसको एक लिखने का तरीका ये है, ए इज इक्वल टू 5, इसको हम क्या बोलते हैं? इस सिंबल को बोलते हैं 5। बात समझ में आ गई? लेकिन आप ऐसे नहीं लिखोगे, ऐसे का मतलब कि सेट ए में एक 5 एलिमेंट आ गया है, ओके। तो हमें इस तरीके से नहीं लिखना है, इस तरीके से लिखने का मतलब हो गया कि सेट ए में एक एलिमेंट आ गया 5, ठीक है। अगर हमें एम्प्टी सेट को डिनोट करना है या तो ये तरीका है या तो ये तरीका, आप ऐसे नहीं लिखोगे,
नेवर। तो एम्प्टी सेट समझ में आ गया। ऐसे सेट जिनमें कोई भी एलिमेंट ना पाया जाता हो उसे हम एम्प्टी सेट कहते हैं। मैंने आपको एक एग्जांपल भी इसका दे दिया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। हम अब आगे बढ़ते हैं। ओके, चलो एम्प्टी सेट के कुछ क्वेश्चन से हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर का सेट बनाओ। तो क्या ये एम्प्टी सेट है कि नहीं, बताओ। ये एम्प्टी सेट नहीं है, इट इज नॉट एन एम्प्टी सेट। क्यों? क्योंकि इवन प्राइम नंबर होता है 2। ठीक है, इवन प्राइम नंबर क्या होता है, 2। तो इसका आंसर तो ऐसे आ जाएगा कि 2 ये एक इवन प्राइम नंबर है। बात समझ में आ गई। 2 एक इवन भी है और प्राइम नंबर भी है। प्राइम नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जिनका 1 के अलावा कोई और फैक्टर नहीं होता। ठीक है, जिनका 1 और खुद के अलावा कोई और फैक्टर नहीं होता। ठीक है, बेसिकली अगर इसकी डेफिनेशन है, अ प्राइम नंबर इज दैट, ठीक है, अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 और इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर वो होते हैं जो खुद से और केवल 1 से डिवाइड हो और किसी चीज से डिवाइड ना हो। ठीक है, उन्हें हम प्राइम नंबर कहते हैं। तो इवन प्राइम नंबर 2 ही होता है। और तो वो तो 2 सेट में आ गया है ना, तो ये एम्प्टी सेट नहीं हुआ। एक भी एलिमेंट अगर आ गया तो वो एम्प्टी सेट नहीं हुआ। अब क्या कह रहा है, सेकंड, सेट ऑफ कंपोजिट नंबर्स हैविंग एट मोस्ट 2 फैक्टर्स। एट मोस्ट, एट मोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, एक देखो एक डिफरेंस, एक वर्ड होता है एट मोस्ट जिसका मतलब ज्यादा से ज्यादा, मैक्सिमम। एट मोस्ट का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा। और एक मतलब होता है एटलीस्ट, एटलीस्ट मतलब कम से कम, सबसे कम, मिनिमम। ठीक है, तो बोल रहा है एट मोस्ट 2 फैक्टर। तो सबसे पहले कंपोजिट नंबर क्या होता है सर, तो जिन बच्चों को कंपोजिट नंबर का डेफिनेशन नहीं पता मैं बता देता हूँ। कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनके फैक्टर 2 से ज्यादा होते हैं। जब आपको ने पहली क्लास देखी होगी उसमें मैंने फैक्टर के बारे में समझाया था। नहीं सॉरी, आई थिंक वो दूसरी क्लास थी, दूसरे बच्चों को समझाया था। ठीक है, फैक्टर का मतलब होता है एक ऐसे नंबर जो गिवन नंबर को डिवाइड करते, जैसे मैंने आपसे बोला 6, 6 का फैक्टर क्या होगा, 6 का फैक्टर होगा 1 भी डिवाइड करेगा, 2 भी डिवाइड करेगा, 3 भी डिवाइड करेगा, 6 भी डिवाइड करेगा। तो 6 के ये सारे क्या हो गए, फैक्टर हो गए। 6 के ये सारे क्या हो गए, फैक्टर हो गए। क्यों? क्योंकि ये सारे नंबर 6 को कंप्लीटली डिवाइड करते हैं, तो इन्हें फैक्टर कहते हैं। तो कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। इसका मतलब 6 एक कंपोजिट नंबर है। क्यों? क्योंकि इसके 2 से ज्यादा फैक्टर है। बात समझ में आ गई। तो वही क्वेश्चन है कि एक कंपोजिट नंबर का एक ऐसा सेट बताओ जिसके ज्यादा से ज्यादा 2 फैक्टर होते हैं। अरे भाई, कंपोजिट नंबर का डेफिनेशन ही यही होता है कि उसके फैक्टर जो है, उसके जो फैक्टर हैं वो 2 से ज्यादा होते हैं। अ नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है एटमोस्ट 2 फैक्टर। तो ये क्या हो जाएगा, ये एम्प्टी सेट हो जाएगा। कौन सा सेट हो जाएगा, एम्प्टी सेट हो जाएगा। इसका तो कोई सेट ही नहीं बनेगा। अंडरस्टैंड। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, क्या कह रहा है, सेट ऑफ नंबर्स विच आर बोथ रेशनल एंड इरेशनल। ठीक है, एक ऐसे नंबर का सेट बनाओ, एक ऐसा नंबर्स लिखो, एक ऐसे नंबर लिखो जो रेशनल भी हो और इरेशनल भी हो। क्या ऐसा कोई नंबर है, क्या ऐसा कोई नंबर है, 0? 0 एक रेशनल नंबर है। क्या है, 0 एक रेशनल नंबर है, होल नंबर है, रेशनल नंबर है और न्यूट्रल इंटीजर है। बात समझ में आ गई। 0 इरेशनल नहीं है, 0 रेशनल नंबर है। बात समझ में आ गई। क्यों, क्यों रेशनल है, क्योंकि 0 को हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। बात समझ में आ गई, जहां पर 0 भी इंटीजर है और 1 भी इंटीजर है। रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, अ नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर p एंड q आर बोथ इंटीजर। ठीक है, रेशनल नंबर वो होते हैं जिन्हें हम p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर p और q दोनों इंटीजर होने चाहिए। ये क्राइटेरिया होती है, कंडीशन होती है किसी भी नंबर को रेशनल नंबर कहने के लिए। तो 0 और 1 दोनों एक इंटीजर है। 0 बाय 1 इसे हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसीलिए 0 को हम रेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, तो ऐसा कोई नंबर बताओ जो रेशनल भी हो और इरेशनल भी हो। √2। ठीक है, तो सर कहोगे क्या सर √2 को भी तो √2/1 लिख सकते हैं। बेटा लिख सकते हो, बट √2 इंटीजर थोड़ी है। इंटीजर वो सारे नंबर होते हैं जिन्हें हम +m और -m के फॉर्म में लिखते हैं, उन्हें हम इंटीजर कहते हैं। ये तो √2 के फॉर्म में, रूट के फॉर्म में। ठीक है, तो √2 जो है इंटीजर नहीं होगा, इसलिए इसे हम p बाई क्यू के फॉर्म में भी नहीं लिख सकते हैं। हाँ, p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो, बट p और q इंटीजर होने चाहिए, दोनों इंटीजर होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर हमारा p इंटीजर नहीं होगा, p तो
क्या है ये, इरेशनल नंबर है। बात समझ में आ गई, इंटीजर नहीं है, ये रूट में है। तो रूट टू एक इरेशनल नंबर हो गया। तो इस यूनिवर्स में ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है जो रेशनल भी हो और इरेशनल भी हो, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, एम्प्टी सेट बोलेंगे। आगे बात समझ आ गई आपको, किसे किसे बात समझ आ गई, बात समझ आ गई तो कमेंट सेक्शन में बोल दो जी सर आपका पढ़ाया समझ में आ गया, ठीक है। बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे, छोटी छोटी चीजों को भी हम पढ़ाते चलेंगे, छोटे छोटे डिटेल्स को भी हम कवर करते चलेंगे, ठीक है। बात समझ आ गई। तो जो वीक से वीक बच्चा है और जो स्मार्ट से स्मार्ट बच्चा है, दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए क्लास बहुत ही यूजफुल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स, ठीक है। इरेशनल नंबर का वो सेट बताओ जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो जाए, मतलब रुक जाए। जैसे मैं आपसे बताऊं 5/2, एक सेकंड, 5/2 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा सर, आप बोलोगे सर 2.5। देखो डेसिमल के बाद एक ही डिजिट के बाद इसका एक्सपेंशन रुक गया, ठीक है। और अगर और एग्जांपल देते हैं 1/4, आप बोलोगे सर इसका 0.25 होगा, ठीक है। 0.25 का मतलब पॉइंट के बाद दो डिजिट आई और इसका एक्सपेंशन रुक गया, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि इरेशनल नंबर हो और उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट कर जाए। तो मैं आपको बता दूं, इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन कभी टर्मिनेट नहीं होता है, ठीक है। इरेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है और रिकरिंग होता है, ठीक है। तो जैसे अगर मैं आपसे बोलूं पाई, पाई का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, 3.14258 एंड सो ऑन होता चला जाता है, ठीक है। बात समझ में आ गई। रूट 2 का डेसिमल एक्सपेंशन 1.414 डॉट 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 चला जाता है, रूट 3 का एक्सपेंशन 1.5278 डॉट 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 चला जाता है, ठीक है। तो इसके एक्सपेंशन जो है कंटिन्यूस होते रहते हैं, ठीक है। इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन कभी रुकता नहीं है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि ऐसे इरेशनल नंबर बताओ जिसका डेसिमल एक्सपेंशन रुक जाए, टर्मिनेट हो जाए, खत्म हो जाए, बंद हो जाए, ठीक है। तो ऐसा कोई इरेशनल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है, तो ये भी कौन सा होगा, एम्प्टी सेट होगा। आई होप आपको बात समझ आ गई, हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ओके, अब 4 टाइप्स है, हमने फाइनाइट देख लिया, इनफाइनाइट देख लिया, एम्प्टी सेट देख लिया। अब हम देखेंगे इक्वालिटी ऑफ सेट, इक्वालिटी ऑफ यानी इक्वल सेट्स। तो देखो सेट ए और बी को हम तभी इक्वल कह सकते हैं जब उनके एलिमेंट सेम हो, क्या हो, उनके एलिमेंट सेम हो। और इफ सेट्स ए एंड बी आर नॉट इक्वल, वी राइट ए डज नॉट इक्वल टू बी, ठीक है। तो जब इक्वल होते हैं तो हम सेट ए इज इक्वल टू सेट बी लिखते हैं, और जब इक्वल नहीं होते तो सेट ए डज नॉट इक्वल टू सेट बी। याद करो, अभी मैंने पहली ही स्लाइड में बताया कि एक सेट को दूसरे सेट से अलग या इक्वल बनाने के लिए उसके एलिमेंट्स मैटर करते हैं, ठीक है। तो मैंने सेट ए बोला आपसे 1 2 3 4 5, सेट बी मैंने आपसे बोला 5 4 3 2 1, ठीक है। तो सेट ए इज इक्वल टू सेट बी। बात समझ आ गई, सेट ए और सेट बी दोनों इक्वल होंगे क्योंकि इनके एलिमेंट्स इक्वल हैं, 1 1 बी है, 2 बी 3 बी 3 बी 4 बी 5 बी 5 बी, ठीक है। लेकिन हाँ, कोई भी सेट, अभी एक क्वेश्चन मैं आपसे ये बोलूं कि 1 2 3 एक सेट ये है और दूसरा सेट है 1 2 3 4, क्या ये दोनों सेट इक्वल होंगे, नहीं। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 3, बी में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 4, तो ये सेट इक्वल नहीं हो सकते, ठीक है। इसे ए जो बी जो होगा वो ए का सबसेट होगा, सॉरी सॉरी, ए जो होगा वो बी का सबसेट होगा, ठीक है। सबसेट कहेंगे, वो आप क्लास 11th में पढ़ोगे, अभी इसमें आपको बताया नहीं गया, या हो सकता हो आगे भी दिया गया हो, लेकिन ये क्लास 11th का है, ठीक है। तो ए और बी को इक्वल देखने के लिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स और एलिमेंट्स सेम होने चाहिए, ठीक है। और अगर सेम नहीं है तो डज नॉट इक्वल, तो इस केस में ए डज नॉट इक्वल टू बी हो जाएगा और इस केस में ए इज इक्वल टू बी हो जाएगा। आई होप आपको इक्वालिटी ऑफ सेट समझ में आ गया होगा, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए और एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए, बात समझ आ गई, दोनों क्राइटेरिया फुलफिल होनी चाहिए। लेकिन सर अगर नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो और एलिमेंट ना सेम हो, जैसे मैंने बोला 1 2 3 4,
ठीक है, और बी मैंने बोल दिया ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट 4 4 है, लेकिन एलिमेंट सेम नहीं है, तो ये भी ए डज नॉट इक्वल टू बी हो जाएगा। बात समझ आ गई आपको? सिंपल है सेट, मन से पढ़ोगे बहुत इजी है। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, अब हम आते हैं एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, अब हम बुक के एक्सरसाइज 1.1 के कुछ क्वेश्चंस, कुछ क्या सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। अच्छा, ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है, इन्हें हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है, मतलब लिस्ट करने के लिए बोला गया, मींस रोस्टर फॉर्म में लिखना है। चलो, क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर, एक्स एक इंटीजर है और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9। मैंने आपको बताया था एग्जाम्पल में, याद करो, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 9, इसका मतलब एक्स इज इक्वल टू +3 की वैल्यू -3 की वैल्यू देगा। तो एक सेट है जिसकी वैल्यू होगी -3, 3। बात समझ आ गई? सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर बी क्या कह रहा है, x इज अ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 5। x एक पॉजिटिव इंटीजर है और 5 से छोटा है, तो a इज इक्वल टू 0। नहीं, 0 पॉजिटिव इंटीजर नहीं, देखो 0 ना तो पॉजिटिव इंटीजर होता है ना तो नेगेटिव इंटीजर होता है, 0 को हम न्यूट्रल इंटीजर कहते हैं। ठीक है, तो x एक पॉजिटिव इंटीजर है और 5 से छोटा है, तो 5 से छोटा मतलब 1 2 3 4 और 5। सॉरी सॉरी सॉरी, 5 नहीं लेंगे, 5 नहीं लेंगे। ठीक है, 5 नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे सर? क्योंकि लेस देन और इक्वल टू नहीं लिखा, लेस देन और इक्वल टू लिखा होता तो हम 5 ले लेते हैं। बात समझ आ गई? 1 2 3 4। -1 क्यों नहीं लिया सर? क्योंकि ये पॉजिटिव इंटीजर था। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर सी, एक्स इज इवन नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 5। वेरी गुड, एक्स एक इवन नेचुरल नंबर है और 5 से डिवाइड हो रहा है, तो 5 से डिवाइड होने वाले सभी इवन भी हो नेचुरल नंबर भी हो। तो आप बताओ, 5 इवन नहीं है, 5 नेचुरल नंबर तो है बट इवन नहीं है। ठीक है, 10, बात समझ आ गई? 10 वो नंबर होगा जो 5 से, जो जिसे 5 डिवाइड कर देगा, डिविजिबल बाय 5 होगा और नेचुरल नंबर भी है। 15 नहीं होगा, 20 होगा, ठीक है, 30 होगा और 40 होगा, 50 होगा, 60 होगा, 70 होगा, और ऐसे सो ऑन बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, हाँ, लेकिन अगर डिजिट बताया होता कि एक्स एक 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट इवन नेचुरल नंबर है, तब हम इसे रोक सकते थे 90 पर। ठीक है, ये होगा आपका क्वेश्चन। समझ में आ गया? इवन भी होना चाहिए, ध्यान से देखना है, नहीं है ना? बच्चे जो है अभी 5 की टेबल लिख देते, कितने बच्चों को मैंने देखा है ऐसे क्वेश्चन में वो 5 की टेबल लिख देते हैं। 5 की टेबल लिखने में बच्चा 5 इवन नंबर नहीं है, 15 इवन नंबर नहीं है, ठीक है, 25 इवन नंबर नहीं है, 35 इवन नंबर नहीं है, ये सारे डिविजिबल बाय 5 है बट ये इवन नहीं है। हमें इवन का भी ध्यान रखना है, केवल नेचुरल नंबर बोला होता तो हम पूरी 5 की टेबल लिख देते। बात समझ आ गई? चलो आगे बढ़ते हैं। x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, आपको पता ही होगा इस साइन को हम क्या बोलते हैं, बिलोंग्स टू। ठीक है, x नेचुरल नंबर है और x जो है वो -1 से छोटा है। अब एक बात बताओ, -1 से छोटा मतलब -2 -3 -4 -5, लेकिन ये नेचुरल नंबर तो नहीं है, नेचुरल नंबर तो 1 2 3 4 होते हैं, तो ये कौन सा सेट हो जाएगा सर? ये हो जाएगा 5 सेट, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू नल। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझ आ गया सबको? वेरी गुड। चलो क्वेश्चन नंबर 2, डिटरमाइन विच एलिमेंट्स ऑफ द सेट आर। अच्छा, हमें बताना है कि ये सेट किन एलिमेंट्स का है, मतलब किन नंबर्स का एलिमेंट है। तो एक बात बताओ आप, -5 एक रेशनल नंबर है, -√3 ये इरेशनल नंबर है, -1/2 ये रेशनल नंबर है, ये रेशनल है, ये इरेशनल है, ये रेशनल है, ये रेशनल है, ये रेशनल है, ये इरेशनल है, ये भी इरेशनल है। ठीक है, इरेशनल ही कहेंगे 13.14, खैर डॉट डॉट नहीं लिखा तो हम इसे रेशनल कह लेते हैं। ठीक है, इसको क्या कह लेते हैं? रेशनल कह लेते हैं। हाँ देखो, 13.4 ऐसे लिखा है, तो इसको हम कह सकते हैं, इसको हम 134/10 लिख सकते हैं। ठीक है, जब हम इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 जा 7 जा 5 जा, है ना? तो ये रेशनल नंबर हो जाएगा। लेकिन हाँ, अगर लिखा होता 13.4 डॉट डॉट डॉट, तब हम क्या करते? तब हम इसे बोलते हैं इरेशनल। 1/3 ये रेशनल है, ये भी रेशनल है। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हो कि इसमें एलिमेंट में रेशनल भी और इरेशनल भी है, तो ऐसा कौन सा नंबर होता है? तो मैंने आपको
फर्स्ट क्लास में बताया था कि रियल नंबर is a collection of real number is a collection of all rational and irrational number, collection of rational and irrational number. आई होप आपको बात समझ आ गई। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ई। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन अ रोस्टर फॉर्म। वेरी गुड, अब वो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है, हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। चलो क्या कह रहा है, x इज अ 2 डिजिट नंबर। देखो अभी कंडीशन आ गई, x एक 2 डिजिट नंबर है, साथ ही साथ एंड द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 5। x का ऐसा 2 डिजिट नंबर लेना है जिनके डिजिट को, यानी उनके वंस डिजिट और टेंस डिजिट को प्लस करेंगे तो आंसर 5 आएगा। तो आप बताओ। तो मेरे हिसाब से तो 14 एक आंसर है, फिर 14 के बाद 23 है ना, 23 के बाद 23 के बाद आप बताओगे सर 32, 32 के बाद सर आप बताओगे 41, 41 के बाद 50। ठीक है, और बस बात समझ आ गई। तो ये हो जाएगा, देख लो आप इन सभी नंबर्स के डिजिट्स को प्लस करेंगे तो 5 आएगा, और ये 2 डिजिट के नंबर भी। वेरी गुड, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, अब इसमें कह रहा है एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड, देखो इसका मतलब क्या होता है, इसको हम बोलते हैं मॉडुलस। क्या बोलते हैं, मॉड्यूलस। मॉड्यूलस ऑफ एक्स का मतलब होता है कि एक्स कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं देगा। मॉड्यूलस इसका मतलब क्या हो गया, एक्स डज नॉट गिव नेगेटिव वैल्यू। बात समझ आ गई, एक्स डज नॉट गिव नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू नहीं देगा। बात समझ आ गई। तो x एक इंटीजर है, इसका मतलब बेसिकली x एक पॉजिटिव इंटीजर है। अगर x नेगेटिव वैल्यू नहीं देगा तो इसका मतलब x पॉजिटिव इंटीजर है, और वो 9 से छोटा भी और इक्वल भी है। तो पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये हमारा सेट बन जाएगा। बात समझ आ गई आप सबको। चलो इजी है। ठीक है, जब फोर्ब्स है तो डरना किसी बात का नहीं है। ठीक है, फोर्ब्स आपके छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करेगा, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करते चलेगा। चलो एक्स सच दैट एक्स इज लेटर ऑफ द वर्ड स्वीट। ठीक है, देखो एक्स एक लेटर है, कौन से वर्ड का, स्वीट वर्ड का। तो आप बताओगे क्या सर, एस है, डब्ल्यू है, ई है और टी, इसके अलावा कोई और एलिमेंट है। मैंने बताया था सेट में एलिमेंट रिपीट नहीं करते हैं। आप नोट पॉइंट बना के लिख लो अपने नोट्स में, जब भी आप क्लास लो नोट्स बना के लिखो, नोट्स भी साथ में बनाने हैं। ठीक है, नोट्स बनाओ, क्या बनाना है कि सेट में कभी एलिमेंट रिपीट नहीं करते हैं। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर डी, x says that x is equal to n plus 1 upon n where n is a natural number and n एक नेचुरल नंबर, और एक लास्ट कंडीशन दे रखी है कि n इज लेस देन 6। तो चलो बनाते हैं हम। तो n की वैल्यू 1 ले लें, तो 1 लेंगे तो ये 2/1 हो जाएगी। ठीक है, n की वैल्यू 2 ले लेते हैं तो ये 3/2 हो जाएगा। n की वैल्यू 3 ले लेते हैं तो ये 4/3 हो जाएगा। n की वैल्यू 4 ले लेते हैं तो 5/4 हो जाएगा। n की वैल्यू 5 ले लेते हैं, क्या हो जाएगा, 6/5 हो जाएगा। बस ठीक है, अब ले n की वैल्यू हम केवल 5 तक ले सकते हैं। हम यहीं पर तो n की वैल्यू लेंगे, तो 1 2 3 4 5 ले लिया। ऊपर चाहे कितना आ रहा है उससे हमें मतलब नहीं है, हमें n की वैल्यू लेनी है। ठीक है, आप कह रहे हो सर यहाँ तो 6 आ गया, बच्चा वो n+1 है। ठीक है, n की हमें कोई भी वैल्यू लेंगे वो ऊपर ही आएगी। ठीक है, हमें n की वैल्यू लेनी है, यहाँ पर n की वैल्यू लेने के लिए बोला था, हमने 5 तक ले लिया। आउटपुट क्या आ रहा है उससे हमें मतलब नहीं है, हमें n की वैल्यू 5 तक लेनी है। इक्वल टू लिखा होता तो 6 ले लेते, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी कंफ्यूजन होती है, आप कमेंट सेक्शन में उस क्वेश्चन नंबर और उसका सब पार्ट, ठीक है, वो सब आप लिख के डाल देना कि सर इसमें डाउट है, तो हम उसके नेक्स्ट वीडियो में उस डाउट को क्लियर करते हुए आगे कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, आगे चैप्टर्स को पढ़ेंगे। चल अच्छा, एक और है, एक्स सच दैट एक्स इज अ कंपोजिट नंबर। मैंने अभी बताया था अ नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। तो एक बात बताओ आप, 2 से ज्यादा फैक्टर की शुरुआत कहाँ से होती है, 4 से होती है, फिर 6 से होती है, फिर 8 से होती है,
फिर 10 से होती है, फिर सॉरी 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 आई सॉरी 10 भी होता है, बट उससे पहले 9 भी होता है, ठीक है। 9, 10, 12, 14, ठीक है, 15, 16, 18, ठीक है, एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा। ऐसे वो नंबर जिनके चार दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं। बात समझ आ गई? चलो आगे बढ़ते हैं। ये इनफाइनाइट सेट का भी एग्जांपल है। ओके, चलो राइट द सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। अच्छा, अब हमें लिस्टेड एलिमेंट दे रखा है, लिस्ट में दे रखा है, रोस्टर फॉर्म में दे रखा है, अब हमें सेट बिल्डर फॉर्म में बनाना है। तो बना लेंगे। 2, 4, 6, 8 क्या है? इवन नंबर है सर। तो चलो, ए एक्स सच दैट एक्स इज एन even number, x is a set of an even number, ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। x is a set of even number, x is a set of even numbers। बात समझ में आ गई? इसमें इनफाइनाइट सेट है तो हम कोई कंडीशन नहीं लिखेंगे। अब ये देखो 3, 6, 9, 12, 14, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 के मल्टीपल है। और कितने मल्टीपल? 1 2 3 4 5 मल्टीपल है। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, x such that x is the set of first 5 multiples of 3, ठीक है। x is the set of first 5 multiples of 3। बात समझ आ गई? चलो 1 4 9 16 ये क्या है? 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर एंड सो ऑन, ऐसे होता चला जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे? c is equal to x such that x is the set of, oh sorry 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 sorry, इन सबका नोट कर लिया होगा। is the x is the set of square of natural number, ठीक है। x is the set of squares of natural number। बात समझ आ गई? ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म है। नेक्स्ट क्या है? 8 9 10 11, ये क्या है? 8 9 10 11 इसका मतलब क्या है? 8 9 10 11, तो हम ऐसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? सेट डी x सच दैट, ये नेचुरल नंबर है जो कि 7 से बड़े हैं, तो हम ऐसे लिखेंगे x is the natural number, x is the natural number whereas x is greater than 7, x जो है 7 से बड़ा है। बात समझ आ गई? चलो अब ये क्या है? 1 2 3 6, क्या आप बता सकते हो? ये वो सारे नंबर है जो 6 को डिवाइड कर रहे हैं, इसका मतलब ये 6 का फैक्टर है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं x such that x is the set of, x is the factor of 6। बात समझ आ गई? समझ आ गया आप सबको? आगे बढ़ते हैं। ओके, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट आर इक्वल। अच्छा, अब हमें बताना है इन दोनों में से कौन सा सेट इक्वल है। तो डी ई सी ई एन टी, सी ई एन टी डी, ठीक है। तो देखो सी एलिमेंट भी है, ई एलिमेंट भी है, एन एलिमेंट भी है, टी भी है और डी भी, ठीक है। तो ये इक्वल सेट है। कौन से सेट है? इक्वल सेट है। और मैंने आपको बताया है सेट में एलिमेंट्स का रिपीटिशन नहीं होता है, तो हम इस ई को हटाएंगे। बात समझ आ गई? चलो a कॉमा बी कॉमा पाई कॉमा रूट टू, ए कॉमा पाई कॉमा रूट टू कॉमा बी, ठीक है। मैंने आपको बताया था सेट में एलिमेंट्स के ऑर्डर मैटर नहीं करते बल्कि एलिमेंट्स मैटर करते हैं। तो ये सभी एलिमेंट्स वही है जो इस एलिमेंट के, तो ये भी कौन से सेट हो जाएंगे? इक्वल सेट्स हो जाएंगे, ठीक है। चलो अब इसमें क्या लिखा हुआ है? x such that x is a zero of the polynomial x square। अच्छा, x स्क्वायर पॉलिनोमियल के जीरोस है। जीरोस मतलब सॉल्यूशन, x सॉल्यूशन रूट, ठीक है। x is the root of the equation this,
देखो, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब जो भी इक्वेशन हमें दी रहती है और उसका जीरो निकालना होता है तो हम उस इक्वेशन को जीरो के इक्वल रख देते हैं, तो जो एक्स की वैल्यू आती है वही उसका जीरो होता है। ठीक है, और इसमें भी सेम, रूट ऑफ द इक्वेशन, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, सब की बात एक ही होती है और सभी इक्वेशन को हम जीरो के इक्वल रखते हैं, तो उसमें हमें एक्स की वैल्यू आती है, तो एक्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो दोनों ही में एक्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो ये भी इक्वल सेट्स होगा। ठीक है, चाहे आप जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल बोलो चाहे रूट ऑफ द इक्वेशन बोलो, जो भी हमें निकालना हो, हमें जो भी इक्वेशन दिया होता है उसको जीरो को इक्वल करके एक्स की वैल्यू निकालते हैं। बात समझ आ गई आपको? आप चैप्टर 4 या सेकंड में आप पढ़ो, क्लास 9। आगे बढ़ते हैं। नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। जल्दी हम, अगर आप इसको सपोर्ट करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तो हम जल्दी लाइव क्लासेस भी लेंगे, ठीक है, जिसमें हम इंटरैक्ट करेंगे आपसे। अभी रिकॉर्डेड वीडियो है जिससे कि ये बच्चों तक पहुंच सके, रीच हो सके। चलो, क्वेश्चन नंबर डी क्या कह रहे हैं? x हैज न्यूमेरिकल वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 1। ठीक है, x हैज न्यूमेरिकल वैल्यू, ओके, x की न्यूमेरिकल वैल्यू है वो लेस देन और इक्वल टू 1 है, और x इज द रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। का मतलब क्या हो गया? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वन और x की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस वन। ठीक है, मतलब x की वैल्यू माइनस वन भी और प्लस वन भी, और इसमें कह रहा है x की एक न्यूमेरिकल वैल्यू है जो कि वन से छोटा है और इक्वल है, वन से छोटा और इक्वल है। ठीक है, मतलब ये कुछ इस तरीके से कह रहा है x जो है ये, तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब क्या हो गया? और ये न्यूमेरिकल वैल्यू बोला है, न्यूमेरिकल वैल्यू बोला है, तो इसका मतलब क्या हो गया? x की कौन सी वैल्यू हो सकती है? वन भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, माइनस वन भी हो सकती है, माइनस टू भी हो सकती है, माइनस थ्री भी हो सकती है, माइनस फोर भी हो सकती है। पॉजिटिव नेगेटिव तो कुछ नहीं बोला है ना, तो इसका मतलब ये नॉट इक्वल होंगे। कौन से सेट होंगे ये? नॉट इक्वल सेट्स होंगे। बात समझ आ गई? चलो, क्वेश्चन नंबर ई क्या कह रहा है? 5 10 15 20, 5 10 15 20। देखो, यहाँ पर ये इनफाइनाइट सेट है, यहाँ पे क्या है? इनफाइनाइट सेट है, और यहाँ पे ये फाइनाइट सेट है। हालांकि दोनों के एलिमेंट्स हैं तो इक्वल, बट ये इनफाइनाइट सेट है, मतलब ये सेट आगे की ओर बढ़ता जा रहा है और ये सेट यहीं पर रुक गया है। ठीक है, तो ये इक्वल नहीं होंगे, नॉट इक्वल, ये इक्वल नहीं होंगे। बात समझ आ गई? मैंने बताया था ना, सेट इक्वल होने के लिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स और एलिमेंट्स दोनों सेम होने चाहिए। यहाँ पे एलिमेंट्स तो सेम है बट नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम नहीं है। क्वेश्चन नंबर एफ में ये देखो, इसका मतलब होता है नल सेट। इसका मतलब क्या होता है? नल सेट मतलब फाइव, मतलब एम्प्टी सेट, और इसका मतलब ये सेट है, एक एलिमेंट है फाइव, सेट में एक एलिमेंट है फाइव, तो ये भी क्या हो जाएंगे? नॉट इक्वल। मैंने बताया था ना आपको, नॉट इक्वल मैंने आपको बताया था ना, फाइव लिखेंगे या ऐसे ब्लैंक छोड़ देंगे, इसका मतलब होता है एम्प्टी सेट। ठीक है, लेकिन अगर ऐसे लिखोगे तो इसका मतलब होता है नॉन एम्प्टी, इसका मतलब एम्प्टी नहीं है ये। मतलब अब इसमें फाइव एक एलिमेंट बन गया है जो सेट में है। केवल फाइव लिखोगे तो मतलब हो गया एम्प्टी सेट, या आप केवल ब्रैकेट बना के छोड़ दोगे तो हो गया वो एम्प्टी सेट, तो ये भी क्या हो जाएंगे? नॉट इक्वल सेट्स हो जाएंगे। आई होप आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, और ये शायद हमारे एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन भी है। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है? अब हमें बताना है फाइनाइट सेट कौन से हैं और इनफाइनाइट सेट कौन से हैं। ठीक है, एक्स जो है जेड, जेड का मतलब होता है इंटीजर। ठीक है, जेड जो सिंबल होता है इसका मतलब होता है इंटीजर। ठीक है, क्यू का मतलब होता है रेशनल नंबर, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, और आर का नंबर, आर का मतलब होता है रियल नंबर। बात समझ आ गई? एन का मतलब होता है नेचुरल नंबर, और डब्ल्यू का मतलब होता है होल नंबर। ठीक है, कुछ, और आई का मतलब होता है इरेशनल नंबर। बात समझ आ गई? ठीक है, क्वेश्चन, x बिलोंग्स टू इंटीजर एंड x माइनस वन, एक्स प्लस टू, एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो। चलो देखो, तो इसका मतलब, इसका मतलब, अरे क्या हो रहा है, एक सेकेंड।
इसका मतलब क्या हो गया, x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब x की वैल्यू वन आ गई। x प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब x की वैल्यू माइनस टू आ गई। x माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब x की वैल्यू थ्री आ गई। इसका मतलब हुआ हम जीरो को इन तीनों प्रोडक्ट के इक्वल रख सकते हैं। तो x की वैल्यू वन, x की वैल्यू माइनस टू और x की वैल्यू थ्री। ठीक है, तो इसमें सेट क्या बनेगा, माइनस टू कॉमा वन कॉमा थ्री। तो क्या ये इनफाइनाइट सेट है? नहीं, ये कौन सा सेट हो जाएगा, फाइनाइट सेट हो जाएगा। ठीक है, ओके। कह रहा है x एंड टू आर को प्राइम। को प्राइम, को प्राइम क्या होता है, देखो ऐसे दो नंबर, ऐसे दो नंबर, जैसे मैं लिख दिया टू कॉमा थ्री, ऐसे दो नंबर जिनका केवल एक फैक्टर हो वन। ठीक है, द टू नंबर शेयर इट्स फैक्टर एज वन कॉमन फैक्टर। ठीक है, शेयर्स वन एज अ कॉमन फैक्टर, ऐसे दो नंबर जो केवल एक फैक्टर होता है उनका और वो भी होता है वन। तो इसका और को प्राइम लिखा है, इसका ये मतलब नहीं कि वो दोनों नंबर प्राइम नंबर होने चाहिए, ऐसा नहीं है। फोर और फाइव ये भी को प्राइम नंबर होंगे। ठीक है, सिक्स और इलेवन ये भी को प्राइम नंबर होंगे। 12 एंड 19 ये भी को प्राइम नंबर होंगे। ठीक है, तो ये को प्राइम नंबर कह रहा है, तो x की हम कोई भी वैल्यू लेते चले जाए टू के साथ, को प्राइम नंबर इनफाइनाइट वैल्यू बनेगी। क्या बनेगी, इनफाइनाइट वैल्यू बनेगी। क्या बनेगी, इनफाइनाइट सेट बनेगा इसका। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर थर्ड, सॉरी सॉरी सॉरी, ये लास्ट स्लाइड इसलिए प्रॉब्लम कर रहा है। चलो, क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है, x इज अ रेशनल नंबर बिटवीन थ्री एंड फोर। x एक रेशनल नंबर है जो थ्री और फोर के बीच में। तो मैंने आपको बताया था किन्हीं भी दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर लाई करते हैं। बात समझ में आ गई, तो ये भी क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। ये क्या था हमारा, फाइनाइट सेट था, माइनस टू वन कॉमा थ्री इसका बना था। ठीक है, ये भी इनफाइनाइट सेट था। क्यों इनफाइनाइट सेट था, क्योंकि सर हम x की कोई भी वैल्यू लेते चले जाए टू के साथ को प्राइम होगी, बहुत सारी वैल्यूज आएंगी, वन कॉमा टू, थ्री कॉमा टू, ठीक है, और फाइव कॉमा टू, सेवन कॉमा टू, ऐसे बहुत सारे नंबर बनेंगे। x इज एन इंटीजर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, x इज एन इंटीजर। ओके, देखो वही आया ना, इसका मतलब क्या होता है, मॉडुलस। क्या मतलब होता है, मॉडुलस। इसका मतलब x कभी नेगेटिव वैल्यू नहीं देगा। तो x एक इंटीजर है, मतलब x एक पॉजिटिव इंटीजर है जिसकी वैल्यू 5 से बड़ी या तो इक्वल है। तो इसको इसका तो सेट बनेगा, क्या बनेगा इसका सेट, इसका सेट बनेगा सर वन कॉमा टू कॉमा थ्री कॉमा फोर कॉमा फाइव। ये भी तो फाइनाइट सेट है। फाइनाइट सेट का मतलब जिसके फर्स्ट मेंबर और लास्ट मेंबर का पता होगा। ठीक है, तो ये हमारा फाइनाइट सेट। आगे बढ़े, ओके, हमारी स्लाइड आज खत्म होती है। तो ये था हमारा एक्सरसाइज 1.1 का पूरा कंप्लीट सोल्यूशन वीडियो, कंप्लीट सोल्यूशन वीडियो। ओके, अब हम इसके आगे के कॉन्सेप्ट को, आगे की कॉन्सेप्ट को लेकर के आएंगे क्लास थर्ड में। ठीक है, वो जल्दी ही कल या परसों में वो वीडियो पब्लिश हो जाएगी। ओके, तो आज के लिए इतना। ओके, बाय बाय।